नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम 2021 में बिहार एंड जम्मू में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होंगे और जिन्हें हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रेजेंट एज ऑफ आराधना एंड आद्रिका इज इन द रेशियो ऑफ 3:4। 5 year back the ratio of their age was 2:3। what is the present age of आराधना? तो हमने क्या फाइंड करना है? प्रेजेंट एज ऑफ आराधना फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ आराधना एंड आद्रिका बी, क्या रेशियो दी है? 3:4, 3x एंड 4x। और क्या बोले हुआ है? 5 year बैक, 5 साल पहले उनकी एज की रेशियो कितनी है? 2:3। तो 3x माइनस 5 रेशियो 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 2:3। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो इसे ऐसा लिख सकते हैं 3x माइनस 5 ओवर 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 2/3 इम्प्लाइज दैट। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू में 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू में 4x माइनस 5। अब इसे सोल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास? ब्रैकेट ओपन करके 3 3 द 9x माइनस 3 5 द 15 इज इक्वल टू 2 4 द 8x माइनस 2 5 द 10। तो हम जो हमारे पास कांस्टेंट है उन्हें हम एक तरफ ले आएंगे और x टर्म को एक तरफ ले आएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 9x माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 15। तो 9x माइनस 8x कितने होते हैं? x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो 15 माइनस 10 5। तो ये क्या आ गया हमारे पास? x की वैल्यू आ गई। तो हमसे किसकी प्रेजेंट एज पूछी हुई है? आराधना की वर्तमान आयु। तो आराधना की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी? हमने क्या मानी हुई है उसकी प्रेजेंट एज? 3x। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। आराधना प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 3x थी, तो यहाँ हम क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 ईयर। तो प्रेजेंट एज ऑफ आराधना कितनी आ गई? 15 ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 15 ईयर। क्वेश्चन नंबर 2, अ फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। इफ 20 ईयर एगो द एज ऑफ द फादर वॉज 10 टाइम द एज ऑफ द डॉटर, वट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। एक पिता की आयु अपनी पुत्री से दोगुनी है। यदि 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्री की आयु की 10 गुना थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो मान लेते हैं यहाँ पे जो डॉटर की प्रेजेंट एज है वो क्या होगी हमारे पास? x ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू x ईयर। और प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू कितनी है वो? बेटी के 2 गुनी, तो मीन्स 2 इंटू एक्स ईयर। तो क्या आ गई? 2x ईयर। और क्या बोला हुआ है? 20 ईयर एगो, मीन्स 20 साल पहले। 20 ईयर एगो डॉटर एज इज इक्वल टू, मीन्स 20 साल पहले। तो प्रेजेंट एज x है, तो 20 साल पहले कितनी होगी? x माइनस 20 ईयर। और फादर एज कितनी आ जाएगी? इज इक्वल टू 2x माइनस 20 ईयर। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला हुआ है? द एज ऑफ द फादर वॉज 10 टाइम द एज ऑफ द डॉटर। क्या बोला? एज ऑफ फादर, फादर की एज कितनी है? 2x माइनस 20 इज इक्वल टू, क्या बोला हुआ है? 10 टाइम द एज ऑफ द डॉटर। 10 इंटू डॉटर की एज कितनी है?
एक्स माइनस 20 ईयर। तो अब हम इसे सोल्व कर लेंगे, तो देखते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास। 2x माइनस 20 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10x माइनस 20, 10 कितने होते हैं 200, तो कितना आ जाएगा हमारे पास। अब x को एक तरफ ले आते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, तो 2x माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 200 प्लस 20, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 10x, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 180, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 8 वन द 8, 8 टू द 16, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, फिर से 8 टू द 16 पॉइंट, 8 5 द 40, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 22.5 ईयर। तो ये क्या आ गया हमारे पास x की वैल्यू, तो लिख लेते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू डॉटर, प्रेजेंट एज कितनी आई डॉटर की, x इज इक्वल टू 22.5 ईयर। अब हमने निकालना क्या है, हमने किसकी एज फाइंड करनी है, फादर की प्रेजेंट एज। तो फादर की प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू, कितनी मानी थी हमने 2x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 22.5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 45 ईयर। तो ये क्या आ गया हमारे पास प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट 45 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3, a woman can row upstream at 16 km per hour and downstream at 26 km per hour. What is the speed of the stream? एक महिला धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकती है। धारा की गति क्या है, तो हमने क्या करना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करनी है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 1/2 इंटू में डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे इज इक्वल टू 1/2, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 26 किलोमीटर पर आवर, माइनस अपस्ट्रीम की कितनी है 16 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को हम बाहर कॉमन लिख लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 1/2, 26 माइनस 16 कितने होते हैं 10, मल्टीप्लाई 10 किलोमीटर पर आवर, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 2, 2 5 10 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर दीपक मोहन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ and then turn to the right. After walking 3 kilometer, he turned to the left and walked 5 kilometer. What direction is he facing right now? तो क्या बोला हुआ है, यहाँ पे हम डायरेक्शन बना लेंगे सबसे पहले, और सेंटर में क्या होता है हमारे पास, ये क्या हमारे पास सेंटर पॉइंट जहाँ पे दीपक मोहन खड़ा हुआ है। अब क्या कर रहा है वो 5 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ, 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में गया, वो साउथ की डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट तक क्या गया, वो 5 किलोमीटर चला यहाँ तक। उसके बाद क्या बोला गया, एंड टर्न टू द राइट। अब देखो वो यहाँ पर खड़ा है, फेस उसका किस डायरेक्शन में साउथ, तो उसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड कौन सी होगी, ये वाली होगी उसकी राइट हैंड साइड, और ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। उसने टर्न किया राइट साइड, और क्या बोला आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, मीन्स राइट साइड टर्न किया और 3 किलोमीटर तक आगे चला, तो इस पॉइंट तक हो गया 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद ही टर्न टू द लेफ्ट। अब देखो अब उसकी जो राइट साइड है वो ये है और लेफ्ट साइड इस तरफ, तो वो क्या करेगा लेफ्ट साइड को टर्न करेगा एंड 5 किलोमीटर सीधा चलेगा। तो यहाँ से आ गया लेफ्ट टर्न लिया और 5 किलोमीटर तक सीधा चला गया। तो इस पॉइंट तक मान लेते हैं ये क्या आ गया हमारे पास 5 किलोमीटर। तो पूछा है कि वो अब जो उसका फेस है वो किस डायरेक्शन में, तो उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा,
ऑप्शन डी इज करेक्ट, साउथ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। 2, 10, 50 फिलिप्स या फिर क्वेश्चन मार्क 1250 6250। तो हमने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन मार्क है या फिलिप्स है इसकी जगह हमने वैल्यू पुट करनी है कि क्या आएगा। अब ये हमारे पास एक सीरीज है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 और 2 के बाद क्या आ रहा है 10, 10 के बाद 50। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 के बाद 10 कैसे आ सकता है, या तो हम 8 को ऐड करें या फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तब तो 10 आ जाएगा। बट नेक्स्ट केस में भी ऐसा ही होना चाहिए, या तो हम 8 ऐड करें या फिर 5 से मल्टीप्लाई करें। बट जब हम 8 ऐड करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में तो 10 आ जाएगा, बट नेक्स्ट स्टेप में 10 नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 10। अब 10 और 50, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 50। अब नेक्स्ट केस में जो वैल्यू मिसिंग है, यहाँ भी हम क्या करेंगे 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 250। अब इसी को ही इस सीरीज को चेक करते हुए हम आगे भी देख सकते हैं क्या जो नंबर है आगे 5 से मल्टीप्लाई करके वही आ रहा है या फिर कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे। तो देखो 250 को अगर हम फिर से 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 5 0 2 0 5 5 द 25 5 2 कैरी 5 2 द 10 + 2 12। तो देखो ये जो हमारी सीरीज है ये बिल्कुल सही ऑर्डर में जा रही है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट 250। क्वेश्चन नंबर 6, द मार्क प्राइस ऑन एन आइटम वाज ₹2000 बट द शॉपकीपर्स ऑफर्ड अ डबल डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 15%। हाउ मच डिड ही फाइनली सेल द हैम फॉर। एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने 20% और 15% की दोहरी छूट की पेशकश की। आखिरकार उसने हैम को कितने में बेचा। तो जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ हमें प्रोवाइड किया हम उसे लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ, फर्स्ट मार्क प्राइस के बारे में बताया हुआ, मार्क प्राइस कितना है 2000 रुपीज़। उसके बाद क्या किया, शॉपकीपर ने डबल डिस्काउंट दिया उसे। फर्स्ट डिस्काउंट कितना है 20%, तो लिख लेते हैं प्राइस आफ्टर 20% डिस्काउंट। तो क्या हो जाएगा, प्राइस 2000 है तो 2000 माइनस 20% ऑफ 2000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2000 माइनस 20/100 मल्टीप्लाई 2000। 20 से 20 कैंसिल तो कितना आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 2000 माइनस 20 × 20 400 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 1600 रुपीज़। ये क्या आ गया, प्राइस आफ्टर 20% डिस्काउंट। तो कितना आ गया 1600। अब नेक्स्ट केस में क्या बोला हुआ है, अब जो फर्स्ट डिस्काउंट हुआ उसका उसने फिर डिस्काउंट दिया। अब कितना डिस्काउंट दिया 15%। प्राइस आफ्टर 15% डिस्काउंट। तो प्राइस क्या आ चुका हमारे पास 1600 माइनस 15% ऑफ 1600। इसे सोल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 1600 माइनस 15/100 मल्टीप्लाई 1600। 20 से 20 कैंसिल तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1600 माइनस 16 × 15 कितने होते हैं 240 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा हमारे पास 1360 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास प्राइस आफ्टर डबल डिस्काउंट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ₹1360। क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट 0.175 इंटू परसेंटेज। क्या करना हमने 0.175 को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हमने किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.175 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 100 के साथ। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 00571। और ये आ गया हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट।
और हमने क्या करना है, डेसिमल वैल्यू प्लेस करनी है। तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद आ रहा है, 3 डिजिट के बाद आ रहा है डेसिमल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 डिजिट को छोड़ के डेसिमल प्लेस कर देंगे। हमेशा डेसिमल लास्ट से लगाना शुरू करते हैं, ना कि आगे से। तो लास्ट से डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3, तो डेसिमल कहाँ आ गया, 5 के आगे। तो आंसर कितना आ गया, इज इक्वल टू 17.50% या फिर 17.5% और 17.500%। तो ऑप्शन में इस तीन जो हमारे पास ऑप्शन दिए होंगे, तो वहाँ पे ये 3 तरह से आंसर बताया जा सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन ही करेक्ट होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा होगा, ये वाला 17.50%। क्वेश्चन नंबर 8, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सम ऑफ मनी टू अमाउंट 5 टाइम इटसेल्फ एट 16% सिंपल इंटरेस्ट विल बी व्हाट। किसी राशि को 16% साधारण ब्याज पर 5 गुना करने के लिए आवश्यक समय क्या होगा। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल बी इज इक्वल टू एक्स रुपीज़, अमाउंट कितना हमारे पास इज इक्वल टू 5x, और रेट कितना हमारे पास, रेट हमारे पास 16%। हमने फाइंड क्या करना है, टाइम हमने निकालना है। तो देखो अब हमारे पास प्रिंसिपल भी है और अमाउंट भी है, तो हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना 5x और प्रिंसिपल कितना है -x, इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 4x। अब हमने टाइम निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100 इम्प्लाइज दैट सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 4x इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है x मल्टीप्लाई रेट 16/100 मल्टीप्लाई टाइम हमने फाइंड करना है। तो देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 1 द 4, 4 4 द 16, 4 से 4 1 द 4, 4 25 द 100। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 25 ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 25 ईयर। क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज ऑफ अ बैट्समैन इन 16 इनिंग इज 36। इन द नेक्स्ट इनिंग ही इज स्कोरिंग 70 रन, बट विल बी हिज न्यू एवरेज। 16 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 36 है, अगली पारी में वो 70 रन बना रहा है, उसका नया औसत क्या होगा। तो यहाँ हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 16 इनिंग, तो लिख लेते हैं यहाँ पे एवरेज ऑफ 16 इनिंग इज इक्वल टू कितना है 36, और टोटल रन कितने आ जाएंगे 16 इनिंग में, टोटल रन इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू कितना होता है 576 रन। ये क्या आ गया, जो उसने 16 पारियां खेली उसमें उसने टोटल रन कितने बनाए 576 रन। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है कि जो उसने नेक्स्ट पारी खेली 17वीं पारी, उसमें उसने कितने रन बनाए 70 रन। तो लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल रन इन 70th इनिंग इज इक्वल टू 70 रन। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, उसका नया औसत क्या होगा। तो निकाल लेते हैं एवरेज इज इक्वल टू एवरेज क्या आ जाएगा, टोटल रन ऑफ 16 इनिंग प्लस टोटल रन मेड इन 17th इनिंग डिवाइडेड बाय टोटल इनिंग। तो टोटल रन जो 16 इनिंग में उसने कितने रन बनाए 576 रन, प्लस जो 17वीं पारी खेली उसने उसमें उसने कितने रन बनाए 70 रन, डिवाइडेड बाय टोटल कितनी पारियां खेली उसने 17 इज ओवर 17 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6 7 7 14 4 5 + 1 6 डिवाइडेड बाय 17। तो जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 38 रन। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 6 ऑयल टैंकर्स कैन बी फिल्ड बाय अ पाइप इन 4.5 ईयर, हाउ लॉन्ग डज द पाइप टेक टू फिल फॉर सच ऑयल टैंकर्स। यदि एक पाइप द्वारा 6 तेल टैंकरों को 4 से 1/2 घंटे में भरा जा सकता है, तो पाइप ऐसे 4 तेल टैंकरों को भरने में कितना समय लेता है।
तो यहाँ हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है, बताया गया कि जो 6 ऑयल टैंकर है, 6 ऑयल टैंकर, उनको भरने में कितना टाइम लग रहा है, 4 से ही 1/2 आर। अब हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में है, तो सिंपल फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, 4 to the 8 + 1 9/2 आर। अब हमने एक टैंकर को भरने में कितना टाइम लगता है वो निकाल लेते हैं। 1 ऑयल टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, 9/2 × 1/6, तो कैंसिल आउट कर लेते हैं यहाँ पे, 3 3 = 9, 3 2 = 6 = 3/4 आर। अब हमने क्या निकालना है कि तो पाइप ऐसे 4 तेल टैंकरों को भरने में कितना समय लेता है, तो 4 ऑयल टैंकर्स का निकालना हमने कि उससे कितना टाइम लगता है। 4 ऑयल टैंकर = कितना आ जाएगा, एक टैंकर के लिए कितना समय लग रहा है, 3/4 आर। तो 4 ऑयल टैंकरों के लिए कितना समय लगेगा, 3/4 × 4, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास 3 आर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 4 तेल टैंकरों को भरने में 3 घंटे का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11, अ मैन ट्रैवल फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस एट 4 km/h and reach his office 20 minutes late. If the speed has been 6 km/h, he would have reached 10 minutes early. Find the distance from his home to office. एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय की यात्रा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है और अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता। अपने घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ हमारे पास 2 केस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस में क्या बोला हुआ है, जो स्पीड है वो 4 km/h है और टाइम हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, और जो ओरिजिनल टाइम था वो उससे 20 मिनट लेट पहुँच रहा है। और दूसरे केस में क्या है, स्पीड 6 km/h है और वहाँ पे वो 10 मिनट अर्ली पहुँच रहा है। तो हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। तो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम, और टाइम को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट केस के लिए हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, d1 = स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 4 km/h, और टाइम कितना है t, और क्या बोला होगा 20 मिनट लेट पहुंच रहा है, वो जितना टाइम है उससे वो 20 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो मीन्स टाइम प्लस जो टाइम था ओरिजिनल वो प्लस 20 मिनट जो वो लेट हुआ। अब 20 मिनट है, इसको आर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आर। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, 21 × 20, 23 × 60, और आर से आर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको अब सोल्व करते हैं हम, = 4 इंटू में t + 1/3, एलसीएम लेंगे अब हम इसका, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम 3 आ गया, 4 इंटू में 3, 3t + 1 किलोमीटर = तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1। अब सेकंड केस के लिए डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, d2 = स्पीड कितनी है 6 km/h, और टाइम कितना है, वो 10 मिनट अर्ली पहुंच रहा है, मीन जो उसका ओरिजिनल टाइम है उससे 10 मिनट पहले, तो t - 10 मिनट, तो 10/60, आर में चेंज करेंगे, आर से आर कैंसिल, तो 10 × 10, 10 6 × 60 = 6 इंटू में t - 1/6 किलोमीटर। अब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 इंटू में 60 - 1/6, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे फ्रॉम 1 and 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, 4 इंटू में 3t + 1/3 = 6 इंटू में 60 - 1/6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, और ये 3 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 इंटू में 3t + 1 = 3 इंटू में 60 - 1। तो अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 3 = 12t + 4 1 = 4 = 3 6 = 18t - 3 1 = 3। अब कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इम्प्लाइज दैट 12t - 18t
इज इक्वल टू -3 -4 इम्प्लाइज दैट, तो क्या आ जाएगा अब हमारे पास 12t माइनस 18t क्या आएगा हमारे पास -6t इज इक्वल टू -7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू 7/6। तो जो हमारे पास ये टाइम की वैल्यू आई है, अब हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, d1 इज इक्वल टू 4 इंटू में t प्लस 1/3 अब किलोमीटर। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 4 इंटू 7/6 प्लस 1/3। एलसीएम लेके कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम कितना आ गया 6, 4 इंटू में ओवर 6, 6 से 6 1 द 6, 1 7 1 द 7 प्लस 3 2 द 6 2 2 1 द 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 9/6। तो 3 से 3 2 द 6 3 3 द 9, तो 4 3 द 12 किलोमीटर ओवर 2 2 1 द 2 2 6 द 12 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया 6 किलोमीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train. एक ट्रेन एक समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि गति 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह समान दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमारे पास क्या डाटा गिवन दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू 480 किलोमीटर, और स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड बोला हुआ है यूनिफॉर्म स्पीड, तो हम स्पीड को क्या मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई हमारे पास, स्पीड आ गई। और क्या दिया हुआ है, बस यही दो चीज़ें दी हुई हैं। अब देखो डिस्टेंस भी है हमारे पास, स्पीड भी है, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम कितना आएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, तो टाइम कितना आ गया 480/x आवर। तो ये क्या आ गया हमारे पास टाइम। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, xt इज इक्वल टू 480 आवर। और क्या लिख सकते हैं हम, x इज इक्वल टू 480/t/r। तो नेक्स्ट केस में अब क्या बोला गया है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब क्या हुआ, जो टाइम है हमारे पास वो 3 आवर ज़्यादा लगेगा। कब, t+3 इज इक्वल टू कब लगेगा, जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाएगी। तो 480 ओवर स्पीड कितनी, x किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर लिख देंगे, किलोमीटर पर आवर। यहाँ भी किलोमीटर है, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट, तो क्या आ गया हमारे पास 480/x माइनस 8 आर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास अब, t+3 इज इक्वल टू 480/x माइनस 8। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इम्प्लाइज दैट t+3 इंटू में x माइनस 8 इज इक्वल टू 480। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 480 है, तो यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू रीअरेंज की थी, तो यहाँ से हम 480 की वैल्यू लिख लेंगे। तो 480 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, xt। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास t+3 इंटू में x माइनस 8 इज इक्वल टू xt। तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास t इंटू एक्स माइनस 8t प्लस 3x माइनस 24 इज इक्वल टू xt। तो xt को हम एक तरफ ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा -8t प्लस 3x माइनस 24 इज इक्वल टू xt माइनस xt। तो xt से xt कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, 3x माइनस 8t माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब t की वैल्यू पुट कर देंगे।
तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 480/x। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करना है, सभी वैल्यू को x की फॉर्म में लेके आना है, और जिससे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगी। तो लिखते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3x - 8 इंटू टी की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम 480/x, 480/x -24 इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो डिवाइड में x है इसे कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3x² - 8 0 0 8 8 द 64 4 6 8 4 द 32 32 + 6 38 3840 -24x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो कितना आ जाएगा 3 × x² - 8x - 3 1 द 3 1 8 3 2 द 6 2 3 8 द 24 0 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया हमारे पास x² - 8x - 12 8 0 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x² - 40x + 32x - 1280 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब x को कॉमन ले लेते हैं बाहर, x इंटू x - 40 प्लस x 32 कॉमन ले लेंगे अब यहाँ पे 32 इंटू x - 40 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई x - 40 और दूसरी कौन सी आ गई हमारे पास x + 32 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो x है उसकी दो वैल्यू आएंगी, देखो कैसे सोल्व करेंगे इस वाले पोर्शन को, पहले इस वाले पोर्शन को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, फिर दूसरे पोर्शन को। तो x - 40 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 40। दूसरे केस के लिए x + 32 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -32। अब देखो जो हमने स्पीड है वो क्या मानी हुई है x km/h, तो स्पीड कभी भी हमारे पास नेगेटिव में नहीं होती। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा x इज इक्वल टू 40 km/h। तो हमारे पास स्पीड कितनी आ गई 40 km/h। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 40 km/h। क्वेश्चन नंबर 13, द कॉस्ट ऑफ 32 टेबल इज ₹23,520। फाइंड द नंबर ऑफ सच टेबल विच कैन बी परचेज फॉर ₹51,450। 32 टेबलों की कीमत 23,520 रुपये है। ऐसी टेबलों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें 51,450 रुपये में खरीदा जा सकता है। तो यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 32 टेबल कितनी है, कॉस्ट ऑफ 32 टेबल्स इज इक्वल टू 23,520 रुपीज़। और एक टेबल की कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं हम, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज इक्वल टू 23,520 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू कैंसिल आउट करके कितना आएगा 735 रुपीज़। तो ये 735 रुपीज़ किसकी कॉस्ट है, एक टेबल की कॉस्ट। तो हमसे क्या पूछा हुआ है कि 51,450 रुपये में कितने टेबल खरीदे जा सकते हैं। तो एक टेबल की कॉस्ट ये आ गई, तो हमारे पास टोटल कितने रुपये हैं 51,450 रुपये। इसमें कितने टेबल खरीदे जा सकते हैं, तो डिवाइडेड बाय 735। तो इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 70 टेबल्स। तो 51,450 रुपये में कितने टेबल खरीदे जा सकते हैं 70 टेबल्स। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्व 6,162 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 3,330 इज इक्वल टू 2,545। तो जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उससे हमने क्या मान लिया x। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्व करते हैं, तो क्या दिया हमारे पास 6,162 प्लस x प्लस 3,333। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करके कितना है हमारे पास, लिखते हैं x प्लस 9992 इज इक्वल टू 2,545।
अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 9992 है, इसे हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का तो राइट हैंड साइड में माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2545 माइनस 9992 इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके। अब देखो, अब बड़े में से हम छोटे को कम कर रहे हैं, तो बड़े के साथ साइन किस चीज़ का है, माइनस का, तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। इज इक्वल टू -6947। तो ये क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, -6947। क्वेश्चन नंबर 15, इनकम ऑफ आमिर इज ₹12,000 पर मंथ एंड दैट ऑफ अमित इज ₹1,91,520 पर month per annum. If the monthly expenditure of each of them is ₹9,960 per month, find the ratio of their saving. आमिर की आय 12,000 रुपये प्रति माह और अमित की आय 1,91,520 रुपये प्रति वर्ष है। यदि उनमें से प्रत्येक का मासिक व्यय 9,960 रुपये प्रति माह है तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो केस दिए हुए हैं, एक आमिर का और दूसरा अमित का। तो हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं आमिर, इसकी पर मंथ इनकम कितनी है, मंथली इनकम लिख लेते हैं इसकी। मंथली इनकम इज इक्वल टू 12,000 रुपीज और एक्सपेंडिचर कितना है, इज इक्वल टू 9,960 रुपीज और सेविंग कितनी हो रही है, इज इक्वल टू मंथली इनकम में से हम एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 12,000 माइनस 9,960 इज इक्वल टू 2,040 रुपीज़। ये क्या आ गई, मंथली सेविंग। अब सेकंड केस क्या है हमारे पास, अमित का। तो लिखते हैं यहाँ पे अमित, एनुअल इनकम क्या है इसकी, अमित की एनुअल इनकम इज इक्वल टू 1,91,520 रुपीज़। तो ये क्या आ गई उसकी एनुअल इनकम। तो मंथली इनकम निकाल लेते हैं उसकी। मंथली इनकम इज इक्वल टू, जो उसकी एनुअल इनकम है उसे डिवाइड कर देंगे हम 12 से। तो जो हमारे पास 1 ईयर है एनुअल, तो उसमें कितने मंथ होते हैं, 12। तो 1,91,520 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15,960 रुपीज़। तो ये क्या आ गई उसकी मंथली इनकम। अब जो एक्सपेंडिचर है वो दोनों के लिए सेम है, तो एक्सपेंडिचर कितना है, इज इक्वल टू 9,960 रुपीज़। तो सेविंग कितनी आ जाएगी अमित की, सेविंग इज इक्वल टू, जो उसका मंथली इनकम कितनी है उसकी 15,960 माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम इसमें से एक्सपेंडिचर को। तो एक्सपेंडिचर कितना है 9,960, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करके 6,000 रुपीज़। तो अब नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, इनकी जो रेशियो ऑफ देयर सेविंग। तो हमने फाइंड क्या करना है, उनकी बचत का अनुपात। तो लिख लेते हैं यहाँ पे रेशियो ऑफ देयर सेविंग, रेशियो ऑफ देयर सेविंग इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2,040 रेशियो 6,000। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना 204 रेशियो 600। तो इसे कैंसिल आउट करते हैं 2 से, कितना आएगा 2 3 द 6 300, 2 से 2 1 द 2 0 2 2 द 4। अब फिर कैंसिल आउट करते हैं इसे 5 से करते हैं, नहीं 5 से नहीं जाएगा ये, 2 से करते हैं। 2 से कितना आ जाएगा 2 1 द 2 2 5 द 10 0, फिर 2 से 2 5 द 10 2 1 द 2। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 5 द 15 0, 3 से 17 3 1 द 3 3 7 द 21। तो हमारे पास कितनी आ गई इनकी रेशियो, कितनी आ गई 17 रेशियो 50। तो लिख लेते हैं इनकी रेशियो ऑफ देयर सेविंग इज इक्वल टू 17 रेशियो 50। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
ऑप्शन सी इज करेक्ट, 17:50. क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 स्क्वायर ब्रैकेट 2 + 2 करली ब्रेसिस 39 - 2 ओपन ब्रैकेट 17 + 2 ओपन ब्रैकेट क्लोज, देन करली ब्रेसिस क्लोज एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं. तो जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ होते हैं तब हम बोर्डमास रूल अप्लाई करते हैं. तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे. तो बोर्डमास रूल का फर्स्ट स्टेप क्या है, ब्रैकेट को सोल्व करना. तो अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट और फिर उसके अंदर ब्रैकेट, देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन फाइनल ब्रैकेट क्लोज. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बिल्कुल ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट और उसके अंदर ब्रैकेट है उसे हम सॉल्व करेंगे. तो सबसे अंदर ब्रैकेट कौन सी है, ये वाली. तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिखते हैं यहाँ पे 2 ब्रैकेट 2 + 2 करली ब्रेसिस 39 - 2 इंटू 17 + 2 कितने होते हैं, 19. तो ब्रैकेट में कितना आ गया, 19 करली ब्रेसिस देन स्क्वायर ब्रेसिस. तो अब इसे सोल्व करके क्या आएगा हमारे पास, लिख लेते हैं यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट 2 + 2 करली ब्रेसिस 39 - 19 टू द 38 देन करली ब्रेसिस क्लोज देन स्क्वायर ब्रेसिस क्लोज. अब क्या करेंगे हम, अब जो ब्रैकेट के अंदर फिर से ब्रैकेट है, ये जो करली ब्रेसिस है, अब हमने एक ब्रेसिस तो सोल्व कर ली ओपन ब्रेसिस, अब हमने क्या करना है, करली ब्रेसिस को सोल्व करना है. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिखते हैं यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट 2 + 2 इंटू में कितना आ जाएगा, करली ब्रेसिस 39 - 38 कितने होते हैं, 1. तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 करली ब्रेसिस क्लोज देन स्क्वायर ब्रेसिस क्लोज इंप्लाइज दैट. तो कितना आ जाएगा अब हमारे पास, 2 स्क्वायर ब्रेसिस 2 + 2 इंटू 1 2 स्क्वायर ब्रेसिस क्लोज इंप्लाइज दैट. अब कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 2 + 2 4 और देन अब ब्रैकेट को ओपन करना है. तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ऑफ का सीन आएगा. यहाँ पे देखो ऑफ, ऑफ का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई. तो 2 4 द 8 इज इक्वल टू 8. तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट, 8. क्वेश्चन नंबर 17, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एट विच अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 16 2/3 ईयर इज व्हाट. प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर जिस पर एक राशि 16 से ही 2/3 वर्षों में अपने आप दोगुना हो जाती है. तो देखते हैं यहाँ पे हमने क्या करना है, क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पे रेट हमने यहाँ पे फाइंड करना है. तो लिख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन डाटा दिया हुआ है. प्रिंसिपल हमारे पास नहीं दिया हुआ है तो हम उसे क्या मान लेते हैं, एक्स. और अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, डबल हो रहा है, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ. मीन्स अब मनी कब डबल होगी, जब कुछ प्रिंसिपल होगा. तो हमने प्रिंसिपल को एक्स मान लिया और अमाउंट कितना हो जाएगा, डबल. तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x. और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 16 से ही 2/3 ईयर. तो इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. ये जो हमारे पास है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसे हम किस में चेंज करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में. तो कितना आ जाएगा, 16 3 द 48 + 2 50/3 ईयर. तो हमने फाइंड क्या करना है, रेट हमने फाइंड करना है. तो देखो अब हमारे पास प्रिंसिपल भी है और अमाउंट भी है, तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं. तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट कितना है 2x और प्रिंसिपल कितना है x, माइनस एक्स इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, x. तो हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले की हेल्प से रेट निकालेंगे. तो क्या होता है दूसरा फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, सॉरी इंप्लाइज दैट सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, x मल्टीप्लाई टाइम कितना है 50/3 मल्टीप्लाई r/100. तो यहाँ से हम कैंसिल आउट कर लेते हैं जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं. 50 से 51 द 50, 52 द 100, 3 2 द 6. अब 6 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इंप्लाइज दैट 6x इज इक्वल टू rx. अब x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास रेट कितना आ गया, इंप्लाइज दैट रेट इज इक्वल टू 6%. तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6%. क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज ₹3000,
रेट 5% पर एनम, टाइम 2 ईयर। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब मूलधन 3,000 रुपये, दर 5% और समय 2 वर्ष है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो गिवन है उससे लिख लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 3,000 रुपीज़ और रेट कितना है 5%, टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर का टाइम दिया हुआ है। हमने फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, अमाउंट का पता होना जरूरी होता है, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं। यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 पावर एन। ये पी क्या है हमारे पास प्रिंसिपल, आर रेट और एन क्या है हमारे पास नंबर ऑफ ईयर और ए क्या है हमारे पास अमाउंट। तो हमने अमाउंट फाइंड करना है। इज इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं। प्रिंसिपल कितना हमारे पास 3,000 इंटू में 1 प्लस रेट कितना 5%, तो 5/100 एन कितना हमारे पास 2 ईयर। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 2 ईयर, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2। अब 5 से 5 1 5, 5 20 100, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3,000 इंटू में 1 प्लस 1/20 स्क्वेयर। तो अब एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 3,000 इंटू में 21/20 होल स्क्वेयर। तो अब इसे ओपन करके लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास 3,000 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। 20 से 20 कैंसिल, 2 से 2 1 2, 2 15 30 इज इक्वल टू, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारे पास 6,615। 6,615 डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 3 द 6, 2 3 द 6। अब 2 डिजिट एक साथ उतारने तो क्या आती है 0 और 2 7 द 14.25 द 10 रुपीज़। तो कितना आ गया हमारे पास अमाउंट, कितना आ गया लिख लेते हैं यहाँ पे, अमाउंट इज इक्वल टू 3,307.5 रुपीज़। तो हमने क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 3,307.5 रुपीज़ माइनस प्रिंसिपल कितना है 3,000 रुपीज़। तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा हमारे पास 307.5 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 307.5 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा जहाँ पे लिखा होगा कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो हमने प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पे, वो अप्लाई करेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ओवर वाई इंटू 100%। एक्स क्या है यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस, वाई क्या है सेलिंग प्राइस। डिवाइड किससे करेंगे सेलिंग प्राइस से और मल्टीप्लाई 100% से। तो लिखते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। एक्स कितना आ गया हमारे पास 10 माइनस वाई कितना है 9 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 9 1। तो 1 इंटू 100 कितने होते हैं 100%, 100/9%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट 100/9%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 100/9%। क्वेश्चन नंबर 21, शर्मा bought an air cooler for ₹2,200 including a tax of 10%. The price of the air cooler before VAT was added is what? सलमा ने 2,200 रुपये में एक एयर कूलर खरीदा जिसमें 10% का कर भी शामिल था। वैट जोड़े जाने से पहले एयर कूलर की कीमत है वो हमने फाइंड करनी है। तो लिख लेते हैं लेट प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वैट एडेड इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। और क्या बोलो प्राइस इंक्लूडिंग वैट,
प्राइस इंक्लूडिंग वैट इज इक्वल टू कितना है 2200 रुपीज़। तो हमने क्या फाइंड करना है, एयर कूलर की कॉस्ट फाइंड करनी है विदाउट एडिंग वैट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स क्या है वो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है जब हमने वैट को ऐड नहीं किया, प्लस जब वैट को ऐड करेंगे तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जा रहा है 2200 रुपीज़। तो हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 10% क्या है, ये 10% जो है वैट जो हम ऐड करेंगे कूलर के प्राइस पर। तो लिख लेते हैं इसे सोल्व करके, एक्स प्लस 10/100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 2200। तो 10 10 10 100, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस x/10 इज इक्वल टू 2200। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 10 एलसीएम आ गया 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x प्लस x इज इक्वल टू 2200 इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x प्लस x कितने होते हैं 11x इज इक्वल टू 2200 को हमने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तो कितना आएगा 2200 एंड 0 22,000। तो 11 से कैंसिल आउट करेंगे, 11 1 11 11 2 22। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 2000 रुपीज़। तो जो हमने एयर कूलर का प्राइस माना था बिफोर वैट एडेड वो क्या था x रुपीज़, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2000 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ₹2000। क्वेश्चन नंबर 22, A can do a work in 18 days, B in 9 days and C in 6 days. A and B start working together and after 2 days C join them. In how many days will the job be finished? A एक काम को 18 दिनों में, B 9 दिनों में और C 6 दिनों में कर सकता है। A और B एक साथ काम करना शुरू करते हैं और B 2 दिन बाद C उनके साथ जुड़ जाता है। कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो हमने क्या निकालना है कि जब वो एक साथ मिलके काम करते हैं तो वो कितने दिनों में काम को ख़त्म करेंगे। बट यहाँ पे जो सी के बारे में बताया हुआ है वो क्या बोला है कि सी 2 दिन बाद उनके साथ काम के लिए जुड़ता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या गिवन दिया हुआ है, ए एक काम को कितने दिनों में कर रहा है 18 डेज में, बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है 9 डेज में और सी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है 6 डेज में। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क क्या होगा हमारे पास, एलसीएम ऑफ 18 9 एंड 6। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे टोटल 18 यूनिट। जो हमारे पास एलसीएम आता है वो क्या होता है हमारे पास वर्क होता है, टोटल वर्क। वर्क को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट से। तो अब ए की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में सिर्फ 1 यूनिट ही काम करेगा 1 यूनिट पर डे। बी एक दिन में कितना काम करेगा 2 यूनिट पर डे और सी एक दिन में कितना काम करेगा 3 यूनिट पर डे। तो ए और बी का हम 1 डे वर्क निकाल लेते हैं, ए बी 1 डे वर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए का एक दिन का काम कितना है 1 यूनिट और बी का कितना है 2 यूनिट। तो कितना आ जाएगा 1 + 2 इज इक्वल टू 3 यूनिट पर डे। और ए और बी का 2 डे वर्क निकाल लेते हैं, 2 डे वर्क इज इक्वल टू एक दिन का 3 यूनिट काम कर रहे हैं वो दोनों मिलके एक दिन में, तो 2 दिन में कितना करेंगे 2 × 3 यूनिट पर डे इज इक्वल टू 6 यूनिट पर डे। तो 2 दिन का काम कितना हो गया उनका 6 यूनिट पर डे। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारे पास, रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना था 18 यूनिट। अब 18 यूनिट में से उन दोनों ने 2 दिन में कितना काम खत्म कर दिया 6 यूनिट। तो 18 - 6 इज इक्वल टू 12 यूनिट। अब 2 दिन बाद किसने ज्वाइन किया, सी ने ज्वाइन किया। तो लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी एंड सी का 1 डे वर्क, 1 डे वर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए का 1 डे वर्क कितना है 1, बी का कितना है 2 यूनिट और सी का कितना है 3 यूनिट। तो इन तीनों को ऐड करके कितना आ गया 3 + 2 5 5 + 1 6 यूनिट पर डे।
तो हमने क्या निकालना, अब टाइम निकालना है कि वो तीनों एक साथ मिलके कितने दिनों में उस बचे हुए काम को ख़त्म करेंगे। तो ये क्या आ गई हमारे पास, ए बी सी की 1 डे की एफिशिएंसी आ गई। अब टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है हमारे पास, जो बचा हुआ है 12 यूनिट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी। तो कितना काम करेंगे एक दिन में, 6 यूनिट पर डे। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, 6 1 द 6, 6 2 द 12 इज इक्वल टू, तो कितना आ गया हमारे पास 2 डेज। तो ये तो आ गया हमारे पास टाइम जब उन तीनों ने एक साथ किया। बट ए और बी ने तो 2 दिन पहले भी काम किया है, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4 डेज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 4 डेज। क्वेश्चन नंबर 23, कैलकुलेट एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 to 50। 30 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे 30 to 50 के बीच में, 31, 37, 41, 43 एंड 47। अब हमने क्या निकालना है, एवरेज निकालनी है। तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 to 50। तो क्या क्या आ गया हमारे पास, 31 + 37 + 41 + 43 + 47 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पे, 5, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, इन सभी को ऐड करके कितना है हमारे पास 199 और डिवाइड किससे करेंगे 5 के साथ। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 39.8। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट।